आपने अपने जो आपके अनुभव हैं उनको आपने शेयर किया, और बनवासी सेवा आश्रम के माध्यम से जो आपने अभी तक कार्य किए हुए हैं, महात्मा गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हुए इतनी दिक्कतों के साथ भी आप लोगों ने जो आपके पूरे संगठन ने काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। और प्रश्न तो भी होंगे क्योंकि हैंड रेज भी दिख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बाद में प्रश्न में आते हैं और आप लोग जुड़े रहिए। हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह जी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं, श्री आत्मदेव जी मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस विषय पर राहुल सिंह जी को मैं पहले आमंत्रित करता हूं कि वह अपने विचार रखें। और उन्होंने सूचना आयुक्त रहते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों की जो व्यवस्था है, जो पारदर्शी व्यवस्था है, उसको एक आधार मिला है। और आगे का उनका इस विषय में क्या प्लान रहेगा, क्या कुछ और इसमें किया जाना है, वो सब विषय पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानंद जी। अभी हमने सुश्री शुभा प्रेम जी को सुना, काफी विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है वो जमीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए उनकी टीम और वे स्वयं प्रयासरत हैं। सबसे ज्यादा जब सूचना आयोग की बात आती है और पारदर्शिता की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे सामने आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं वो ग्रामीण परिवेश से आती है, और वो पंचायत विभाग की आरटीआई आवेदन आती है। उसमें लोग ये अक्सर ये जानना चाहते हैं कि उनके गांव में फला सड़क, फला नहर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और उनकी शिकायत यही होती है कि पारदर्शिता नहीं है। उसमें उनको मालूम नहीं रहता है कि उनका ये आरोप रहता है कि जो ग्राम पंचायत में जो लोग काम करते हैं वे अपने लाभ के लिए या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति विशेष के घर से, जो वहाँ के गांव का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, वहाँ की रोड बना देते हैं, वहाँ की नहर बना देते हैं, और उसके अलावा उनको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। और इसी वजह से वो आरटीआई आवेदन दायर करते हैं और अपनी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा है कि कानून ढेर सारे हैं पारदर्शिता को लेकर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की पिटिशंस दायर हुई हैं, उसके बाद भी कई नियम बने हैं। गांव में एक आम आदमी को उसको कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब उसको वहां पे देखेंगे कि उसको उस कानून को लागू करवाना है, तो उसमें हम देखते हैं कि पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसका एक बायस्ड अप्रोच। मैं बायस इसलिए कहूंगा क्योंकि आप देखिए, मतलब जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जो है कहाँ से शुरू होगी? गांव के लेवल से शुरू होगी। गांव में ऑलरेडी एक व्यवस्था है कि इलेक्शन कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह से उसमें एक प्रक्रिया है, वो सब शुरू होगी। और आज की डेट में देखिए, जो शहरों में होता था, बसों में भर करके ले जाते थे और गोवा ले जा रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ा के ले जा रहे हैं। अब गांव के चुनाव में ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि गांव के चुनाव में बाउंसर रख करके उसके बाद वो जनपद के जितने सदस्य निर्वाचित हो गए हैं उनको बस में भर करके फिर लेके जा रहे हैं, बनारस के इधर ले गए हैं, घुमा रहे हैं, वहां पर गांव का भ्रमण, वो मंदिरों का भ्रमण करा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं इलेक्शन के डेट पर, जब जिस दिन इलेक्शन है वहां पर खड़ा कर दिया और चुनाव हो गए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, आप बेसिकली क्या है, जब चुनाव आयोग ने एमएलए एमपी के इलेक्शन पे ध्यान दे करके सारी व्यवस्थाएं बनाई, सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, गांव का क्या हुआ? गांव के स्तर पे वो उस तरह की जो जवाबदेही होनी चाहिए, जो जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए, वहां पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? और वहां पर अगर जो कानून बने हैं उसका भी पालन क्यों नहीं हो पा रहा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका हमें आज मुझे लगता है कि ये मौका है जहां जब गांधी जी की जयंती के दिन हम लोग जो है, बापू जी की जयंती के दिन उनके जो उनके विचार थे उसके तहत हमें अपना एक रिकमिटमेंट जो है गांव के प्रति हमें यहाँ पर बताना होगा, और एक रेजोल्यूशन हमें एक रखना चाहिए कि किस तरह से हम इस काम को आगे ले आ सकते हैं। गांव के इस लेवल पर जब मैंने जैसा बताया कि जो सबसे ज्यादा शिकायतें हैं वो वहाँ के निर्माण कार्यों की हैं, और आप पोर्टल पे देखेंगे वहाँ पर उन्होंने पंचायत दर्पण पोर्टल बना लिया है, वहाँ पर भी शिकायतें आ रही हैं कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर काफी जानकारियां जिस ढंग से रखनी चाहिए वो रखी नहीं जाती है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। और मुझे लग रहा है कि लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और एक मैं हमेशा देखिए, दो
पहलू होते हैं हर चीज के, आपको दूसरा पहलू भी देखना होगा। अभी जैसे शुभा प्रेम जी ने बताया कि इतनी सारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं और लोगों का ध्यान पूरा योजनाओं पर है। अब मैं आपको एक कल परसों का ताजा ताजा एक घटनाक्रम है वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो आप लोग सोचिएगा कि हम लोग योजनाएं कैसे चला रहे हैं और क्या चल रही है। हमारे सामने एक आरटीआई आवेदक आया, उसने अपना आरटीआई आवेदन में लिखा कि बीपीएल कार्ड होल्डर है और उसने 10-15 साल की गांव की तमाम योजनाओं की तमाम जानकारियां उसने मांग ली। तो हमने कहा कि भाई ये तो जानकारी आपने बहुत विस्तृत मांग ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो गांव में जो पंचायत सचिव उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया है कि ऐसे से मांग लो आप। बोले कि हम तो आपको सारे कागज दे देंगे, आरटीआई आवेदन में आप लगा दो। तो फिर उन्होंने, जो ग्राम पंचायत सचिव है, उन्होंने उनसे 17,000 रुपये मांगे कि 17,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब आप सबको मालूम है कि बीपीएल कार्ड होल्डर को भारत शासन का, इसमें जो सरकार का कानून है, आरटीआई कानून है, उसमें बीपीएल कार्ड होल्डर को पैसे नहीं लगते हैं, कोई फीस नहीं देनी होती है। लेकिन इन्होंने 17,000 रुपये दे दिए। अब 17,000 रुपये देने के बाद उनको जानकारी, उनका कहना था हमें जानकारी नहीं मिल रही है। जो पंचायत के कर्मी, उनका कहना है कि जानकारी 6,000 पन्नों की जानकारी बनके तैयार पड़ी हुई है, वो ले जाए। उसके लिए उन्हें पत्र भी जारी किए और ये ले नहीं रहे। हमारे सामने जब मैटर आया तो हमने उनसे पूछा कि ये 17,000 जो पन्नों की जानकारी है, ये तो काफी ज्यादा, 17,000 रुपए की जानकारी है, ये तो गलत लिया गया आपसे, तो हम आपका पैसा वापस करवा देते हैं। क्योंकि कानूनन हम गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम किसी बीपीएल कार्ड होल्डर से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो हमने कहा कि हम इसमें आपका पैसा वापस करवा देते हैं, कंपनसेशन आपको दिलवा देते हैं 17,000 रुपये का, और जो ये जानकारी है वो जानकारी आप निरीक्षण कर लीजिए। निरीक्षण करने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में नियम है कि आप 50 पन्नों तक की जानकारी सीमित करेंगे, हमने कहा कि आप जानकारी अपना उसमें 50 पन्नों की जानकारी आप ले लीजिए। वो जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उन्होंने कहा कि पैसा आप हमारा वापस मत लीजिए, हम लिख करके देने को तैयार हैं कि हम पैसा दे करके ये जानकारी लेना चाहते हैं, 17,000 रुपये हम दे करके लेना चाहते हैं जानकारी। और हम अपना जो बीपीएल कार्ड का जो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, उसको हम अपना इस पर्टिकुलर प्रकरण में हम उसको छोड़ना चाहते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, ये जो तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, व्यवहारिक जो एक प्रॉब्लम है गांव में, इतने सारे हमने योजनाएं लागू की हुई हैं, तो उसके पीछे हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा और उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम जो 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 बातें हम करते हैं गांधी जयंती के दिन, या ऐसे कई ओकेजन्स आते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, वो कभी अपने रूप में, जिस रूप में हम देखना चाहते हैं, साकार होना देखना चाहते हैं, उसमें कभी वो आ नहीं पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने अनुभव से इसमें एक कोई जहाँ जो एक एक रोड मैप बने, और जो बॉटलनेक्स हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं गाँव में खास तौर से, और वहाँ किस तरह से सेंसिटाइज करते हैं। अवेयरनेस की कमी है, ये बात तो हमें साफ दिखती है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसमें कहाँ कैसे एप्लीकेशन करनी है, कहाँ लगाना है, किस तरह की शिकायत करनी है। जैसे कि इसी केस में उन्होंने 10 साल की सभी योजनाओं की जानकारी मांगी। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है उनके मन में ये रहा होगा कि हम पूरा कार्यालय मांग लेंगे तो वो पंचायत सचिव परेशान हो जाएगा, सरपंच परेशान हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ जो वो उनकी जो ग्रीवियांस होगी, उनके घर के सामने की सड़क नहीं बनी है तो हो सकता है वो सड़क बन जाए। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ ये अवेयरनेस की जरूरत है कि आपको 10 साल की जानकारी मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो अपने घर के सड़क की जानकारी मांग लीजिए। उसमें भी अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो भी, जहाँ इनडायरेक्ट जो ग्रीवियांस एड्रेसल का काम होता है, लोगों की जो परेशानियां होती है, क्योंकि गांव में आरटीआई कब लगाता है? जब उसको लगता है किसी व्यक्ति को भी कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ इसी निराकरण के लिए आरटीआई लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि उसका एक काफी बड़ा फर्क जो है वो पड़ेगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज
जो मैंने बताया कि किस तरह से एक जमीनी हकीकत हमें देखते हुए आगे की रूपरेखा तय करनी चाहिए, और ग्राम स्वराज, ग्राम सभा और पंचायती राज में किस तरह से पारदर्शिता और बढ़े, और उसमें हम लोग कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच